हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। जैसा देखो टॉपिक लिख रखा है तुमने। पिछले लेक्चर में आपको मैंने एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग पढ़ाई, लेकिन वो सारे केसेस थे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। इस क्लास में हम एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग की बात करेंगे, लेकिन इंक्लाइन प्लेन्स पे। तो आइए, एक मान लिया कि एक बॉडी है, सर्कल शेप की बॉडी रोल करती है। सर पता है, हमने डिस्कस किया है। ये मास m और रेडियस इसकी r। अब मास m रेडियस r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेता हूं मैं k mr स्क्वायर। k की वैल्यू k ऐसा क्यों माना मैंने? आप देखो, जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले हैं स्फेरिकल शेप बॉडीज के लिए, सब वैसे, जैसे रिंग का mr स्क्वायर, डिस्क का सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस mr स्क्वायर बाय 2, हॉलो स्फीयर 2/3 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर। तो सारे फॉर्मेट mr स्क्वायर जैसी है, तो मैंने k mr स्क्वायर मान लिया। k की वैल्यू जो है, अगर आप चाहें तो k की वैल्यू होगी 1 रिंग के लिए, 1/2 डिस्क के लिए, 2/3 हॉलो स्फीयर के लिए, 2/5 सॉलिड स्फीयर के लिए, एंड सो ऑन। रोलिंग के लिए बॉडी का शेप कैसा होना चाहिए? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल शेप की बॉडी क्या क्या है? रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, यही सब चीजें। हॉलो सिलेंडर mr स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर mr स्क्वायर बाय 2, कुछ ऐसा ही। 1/2 किसका होता है? डिस्क का भी। डिस्क के साथ साथ किसका होता है? सॉलिड सिलेंडर, SC लिख देता हूं, SC सॉलिड सिलेंडर। और K1 किसके लिए? mr रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, और हॉलो सिलेंडर का भी mr स्क्वायर। तो ये HC हाई कोर्ट, हॉलो सिलेंडर, सुप्रीम कोर्ट, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है ना? चलो चलो नहीं बात करें, काम करते हैं। तो मैंने इसलिए जनरल फॉर्मेट ले लिया कि सबके लिए आप लगा सकें। एक जनरल फॉर्मेट जहां की रिजल्ट जो आए वो सबके लिए वैलिड हो, कुछ परेशानी ना हो हमें। अब आइए, मास m है बॉडी की, रेडियस है r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया k mr स्क्वायर। अब ये रोल करते हुए पेन से आ रही नीचे, तो फोर्सेस देखो कौन सी लगेगी? एक तो mg का कॉम्पोनेंट लगेगा इधर, mg साइन थीटा। mg cos थीटा को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा, तो जरूरत नहीं है उसकी चर्चा करने की अपने को। mg साइन थीटा की वजह से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे स्लाइड करना चाहेगा। अगर प्योर रोलिंग हो रही है, तो प्योर रोलिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होना चाहिए। तो mg साइन थीटा का कोई टॉर्क होगा नहीं, सेंटर ऑफ मास से mg का ही कोई टॉर्क होगा नहीं, वो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है और एक्सिस रोटेट करेगी तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट करेगी, तो mg का टॉर्क नहीं होगा। mg साइन थीटा इसको स्लाइड करना चाहेगा नीचे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टेंडेंसी होगी नीचे स्लाइड करने की, लेकिन इसको रेस्ट में होना चाहिए अगर रोलिंग कर रहा है बॉडी तो। इसलिए फ्रिक्शन ही लगा दिया हमने ये पीछे की तरफ, ये फ्रिक्शन। और जैसा कि रोलिंग की प्रॉब्लम्स को हम जनरली हर बार कैसे अप्रोच करते हैं, पहले बॉडी का ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखते हैं फिजिकल टू m में, फिर बॉडी का रोटेशनल इक्वेशन लिखते हैं टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। कौन से पॉइंट के अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी रूल कर रही होती है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो आइए, पहले ट्रांसलेशनल मोशन के लिए मान लो कि बॉडी का एक्सेलरेशन है a और एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लिया, लीनियर एक्सेलरेशन मान लिया है। तो पहले लीनियर मोशन के लिए mg sin थीटा, फ्रिक्शन है अपोजिट, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये पहली मैं थोड़ा इधर ले देता हूं, मुझे फिर बाद में जगह की कमी पड़ जाएगी बोर्ड पे। तो पहले लीनियर मोशन के लिए, जैसे आप हर बार रोलिंग में लिख रहे हैं, कोई नई चीज तो है नहीं आपके लिए, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन। तो ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन लिख दी हमने। आप सेकंड इक्वेशन किसके लिए? टॉर्क इक्वेशन रोटेशन के लिए। तो टॉर्क किसका? mg जो है वो तो सेंटर से गुजर रही है फोर्स, तो उसका तो टॉर्क होगा नहीं। टॉर्क किसका? फ्रिक्शन का। और फ्रिक्शन का टॉर्क ही कैसा होगा? ये
क्लॉकवाइज है ना, देख रहे हैं ना फ्रिक्शन, अगर इस पर अगर ऐसे लगाएंगे तो ये ऐसे घूमेगी फिर ये, तो फ्रिक्शन का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कितनी है, वही रेडियस के बराबर, तो F इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, F इंटू आर, आई की जगह के एम आर स्क्वायर, जो जनरल फॉर्मेट लिया है मैंने वहां पे, के एम आर स्क्वायर, अल्फा की जगह ए बाई आर। अब मैं नहीं लिखूंगा, मैंने पिछली क्लास में बहुत बताया, प्योर रोलिंग में क्या होता है, ए इज इक्वल टू अल्फा आर। फिक्स सरफेस पे अगर प्योर रोलिंग होती है तो कंडीशन कौन सी होती है प्योर रोलिंग की, ए इज इक्वल टू फिक्स, इंक्लाइन भी फिक्स ही है ना, इंक्लाइंड है ये पेन जरूर, लेकिन जिस सरफेस पे रोल करी हो तो फिक्स ही है, तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर। काटबट कर लो, एक आर यहां से गया, दूसरा आर यहां से गया, तो एफ इज इक्वल टू वैल्यू आ गई के एम ए बाई 2। ट्रांसलेशनल मोशन से इक्वेशन ये रही अपने पास, रोटेशनल मोशन से इक्वेशन ये आ गई अपने पास। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, आइए बस कैलकुलेट करता हूं मैं, फर्स्ट प्लस सेकंड। अगर दोनों को कैलकुलेट कर लें, दोनों को जोड़ दूं अगर तो माइनस से प्लस से कैंसिल, तो आ गया एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस के एम ए बाई टू। ये कहां से आ गया, सिर्फ के एम ए बंधु, माफी चाहता हूं, 2 का है नीचे, तो एम जी साइन, अगर एम ए प्लस के एम ए, अगर मान लो एम ए कॉमन कर लू मैं, तो आ गया एम ए 1 प्लस के, यहां से एम ए और ये के एम ए, मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई आपके सामने, एम एम मास कैंसल, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के। अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन कर रही होगी इंक्लाइन प्लेन पे, तो इस बॉडी का एक्सीलरेशन ये रहेगा। इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग बहुत बार पूछते हैं, अगर आप रिजल्ट याद रख लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, और याद ना भी रख पाए तो जनरल परसेप्शन है अपने पास, कोई परेशानी नहीं है डिराइव करने में। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई, आप तो फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं, तो हेंस फ्रॉम सेकंड, दूसरी वाली इक्वेशन से फ्रिक्शन क्या है, के एम ए, फ्रिक्शन है के एम ए, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू के एम, और एक्सीलरेशन की जगह ये रहा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के, तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के। तो कोई सी भी बॉडी अगर इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रही होगी तो ये रही एक्सीलरेशन की वैल्यू अपने पास, और ये रहा फ्रिक्शन। अब वो डिपेंड करेगा कि बॉडी किस तरह की है, अगर रिंग होगी तो अभी पता करिए हमने, रिंग के लिए होता है एमआर स्क्वायर, मैंने जनरली लिया के एम आर, तो रिंग के लिए 1 हो जाएगा, डिस्क के लिए या हॉलो सिलेंडर के लिए 1 बाय नहीं, रिंग के लिए और हॉलो सिलेंडर के लिए 1, डिस्क के लिए या सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/2, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3, ये सब चीजें हमें मालूम है। तो किसी भी शेप की बॉडी हो, आई थिंक कोई सी भी बॉडी हो, सबके लिए यहां पे रिजल्ट लगा सकते हैं, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कहानी भी और भी थोड़ी सी मैं आपको उन जगहों पे लेके चलूंगा जहां से क्वेश्चंस उठाते हैं। एक्सीलरेशन डायरेक्ट पूछना, फ्रिक्शन डायरेक्ट पूछना, तो फिर निकाल देंगे अगर ये पूछा हमने तो। कुछ चीजें और भी देखिए, अब आइए एक्सीलरेशन देखो, ये है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के, तो के की वैल्यू ज्यादा होगी तो एक्सीलरेशन कम होगा, डिनोमिनेटर में है ना, के ध्यान से देखना जरा, एक्सीलरेशन आया आपने पास जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के, मतलब के की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कम होगी, डिनोमिनेटर में है, के अगर कम होगा तो एक्सीलरेशन ज्यादा। के देख लें, रिंग के लिए के 1, डिस्क के लिए के 1/2 मतलब 0.5, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 मतलब 0.66, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 मतलब कि 0.4, मतलब के जो है रिंग का है सबसे ज्यादा, रिंग के बाद किसका है के, किसका है के, हॉलो स्फीयर का, HS हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के बाद के किसका बड़ा है, डिस्क का, डिस्क, और डिस्क के बाद के किसका है, सॉलिड, SS मतलब सॉलिड स्फीयर। देखें आप, जिसका के सबसे ज्यादा होगा, के डिनोमिनेटर में है, तो बड़ी जाहिर सी बात है कि जिसका के सबसे ज्यादा होगा उसकी एक्सीलरेशन सबसे कम होगी। मतलब आप चाहें तो यहां से लिख सकते हैं एक्सीलरेशन, इसका उल्टा कर दे, के जिस ऑर्डर में है के डिनोमिनेटर में, तो उसके उल्टे ऑर्डर में एक्सीलरेशन,
रिंग जिसका के सबसे ज्यादा के डिनोमिनेटर में है उसका एक्सेलरेशन सबसे कम, तो एक्सेलरेशन ऑफ रिंग ये लेस देन होगी एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर, वो होगी लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क और वो होगी लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। मतलब जेई के प्रॉब्लम से पहले उन्हें पूछा है, बहुत सी चीजें और पूछी हैं, उसमें से ये भी पूछा हमने एक्सेलरेशन कंपेयर करें, तो ये रहा एक्सेलरेशन का ऑर्डर, ये सब बॉडीज अगर रोल करते हुए पहुंचेंगी नीचे जा रही होंगी तो एक्सेलरेशन का ऑर्डर ये होगा। अब कुछ और भी चीजें हैं जो उन्हें पूछी पेपर में, जरा ध्यान दो। मान लो ये बॉडी यहां से ट्रैवल करते हुए आ गई, एल लेंथ आ गई नीचे, सपोज ईच रोलिंग बॉडी कवर्स सेम डिस्प्लेसमेंट, ये चारों की चारों हैं, सबकी सब मान लो सेम डिस्प्लेसमेंट हो रही है सब में, तो सेम डिस्प्लेसमेंट होगी तो स्पीड क्या होगी, इस वाले पॉइंट पे स्पीड भी सबकी डिफरेंट होगी क्योंकि एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो निकाल सकते हैं ना अपन v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर तो है आपका 0, इनिशियल वेलोसिटी रिलीज किया हमने, प्लस 2a s की जगह l, ये लिया अभी कंडीशन ना कि मान लो सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, डिस्क भी आ जाए 1 मीटर, सॉलिड स्फीयर भी 1 मीटर, हॉलो स्फीयर भी सब 1-1 मीटर ट्रेवल कर ले, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो वही चर्चा कर रहे हैं अपन। मगर स्पीड कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 2al। तो सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद जरा देखो आप, वेलोसिटी डिपेंडेंट किस पे, एक्सेलरेशन पे, जिसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, जिसकी एक्सेलरेशन सबसे कम होगी उसकी स्पीड भी सबसे कम होगी। मतलब देख लो एक्सेलरेशन का ऑर्डर ये रहा, रिंग के एक्सेलरेशन है सबसे कम, मतलब कि सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद आफ्टर कवरिंग सेम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑफ रिंग will be less than velocity of hs, hollow sphere will be less than velocity of disk will be less than velocity of ss, मतलब solid sphere। सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद, या यूं कहते कि जब नीचे पहुंचेंगी प्लेन से, चारों चीजें छोड़ दें तो प्लेन से यहां से जब नीचे पहुंचेगी सब, तो नीचे पहुंचेगी तो सबने बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर करा होगा, तो बॉटम पे पहुंचने के बाद सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, सॉलिड स्फीयर, उसके बाद डिस्क, उसके बाद हॉलो स्फीयर, और सबसे कम स्पीड किसकी होगी, रिंग की। तो जाहिर सी बात है कि स्पीड जिसकी सबसे कम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी चर्चा कर सकते हैं ना अपन। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो हमने ये बात कर ली, फिर उन्हें पूछा, उन्हें कितनी बार पूछा है, टाइम, इन चारों को रिलीज कर दें तो जब बॉटम पे पहुंचेगी तो सबसे पहले कौन पहुंचेगी, सबसे बाद में कौन पहुंचेगी, तो ये एक्सेलरेशन का ऑर्डर, ये रहा वेलोसिटी का ऑर्डर, टाइम भी निकाल सकते हैं अपन, आइए देखते हैं। s is equal to ut plus half at square after coming, ये after reaching bottom कर रहा हूं मैं, time to reach bottom, time to reach bottom of plane, वो निकालने जा रहा हूं मैं। s is equal to ut plus half at square, s सबकी सब बॉटम पे पहुंचेगी तो सबने डिस्प्लेसमेंट सेम कवर करा होगा, रेस्ट से रिलीज किया तो एक्सेलरेशन इनिशियल स्पीड 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू क्या मिल गया यहां से भैया, अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन ए। नीचे पहुंचने का टाइम ये रहा, नीचे पहुंचने का टाइम वो तो अपन बड़े आराम से निकाल सकते थे। अब आइए देखिए, नीचे पहुंचने का टाइम मिला अंडर रूट 2s बाई ए। कैसे निकाला हमने, वही एस इक्वल टू यूडी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, कौन सी कमाल की चीज करी हमने। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहां से कि टाइम जो है, डिस्प्लेसमेंट, तो जिस बॉडी को छोड़ोगे सबने बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर करी, सारी की सारी बॉडीज जब बॉटम पे पहुंचेंगी तो सबका डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा, तो एस तो सबके लिए सेम है, तो टाइम जो है नीचे पहुंचने का वो एक्सेलरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मगर जाहिर है जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा उसका टाइम सबसे कम, जिसका टाइम सब एक्सेलरेशन सबसे कम उसका टाइम सबसे ज्यादा, तो सबसे कम एक्सेलरेशन किसका है, रिंग का, है ना।
तो नीचे पहुंचने में रिंग सबसे ज्यादा टाइम लेगी। उसके बाद होलोस्फीयर, एचेस होलोस्फीयर, उसके बाद डिस्क, और उसके बाद फाइनली सॉलिड स्फीयर। आप देख सकते हैं कि यहां पे सॉलिड स्फीयर ने सबसे कम टाइम लिया और रिंग का टाइम है सबसे ज्यादा, क्योंकि रिंग के एक्सेलरेशन सबसे कम है। रिंग के एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका एक्सेलरेशन सबसे कम उसका टाइम सबसे ज्यादा। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, टाइम का भी न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकते हैं। क्लियर है पॉइंट ये? तो यहां से अपने पास ये पता चल गया कि इंक्लाइन प्लेन पे बॉडीज रोल कर रही होंगी, तो एक्सेलरेशन कितना है, फ्रिक्शन कितना है, नीचे पहुंचेंगी अगर तो सबकी स्पीड कितनी होगी, किस ऑर्डर में होगी, नीचे पहुंचेंगे अगर तो सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा, सबसे कम कौन लेगा, वो पता है। एक्सेलरेशन का ऑर्डर भी डिफरेंट बॉडीज के लिए ये हमें मालूम है। अब थोड़ी सी बात और बढ़ाते हैं, थोड़ी सी बात और कर लें। इंक्लाइन प्लेन पे मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितनी हो ताकि ये बॉडीज रोल कर सकें, है ना, क्योंकि इनके रोल करने की जिम्मेदारी किस पे है, फ्रिक्शन पे, और फ्रिक्शन एक लिमिट तक हो मिल सकती है आपको। तो हम बात करते हैं मिनिमम, ये भी बहुत बार जेई के पेपर्स में डिस्कस किया हमने, जेई मेन में तो डायरेक्ट उठा के दे देते हैं ये, तो जरा थोड़ी सी बात है, जरा ध्यान देना। मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट फॉर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग करने के लिए मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितनी हो सकती है, जरा सा इसकी चर्चा करते हैं अपन। अभी अभी मैंने तो मिटा दिया, आपकी आपने नोट करा होगा, नोट कर रहे होंगे, अगर नोट नहीं कर रहे तो वीडियो पीछे करके देख ले। अभी फ्रिक्शन निकाला था हमने के एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के की वैल्यू अलग अलग करते खूब किया हमने। अब फ्रिक्शन जो है वह या तो न्यू एन के बराबर होगा या तो न्यू एन से कम होगा, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन से या तो कम होगी वैल्यू या तो उसके बराबर होगी। तो फ्रिक्शन की जगह आप लिख सकते हैं के एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के लेस देन इक्वल टू न्यू एन। इसका mg का जो कॉम्पोनेंट ये mg cos थीटा होगा मेरे भाई, वो इसके नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा को बैलेंस करेगा, तो आप n की जगह क्या लिख सकते हैं, mg cos थीटा। mg यहां से कैंसिल, अब मुझे यहां पे मिटाना पड़ेगा। आप चाहे वीडियो पॉज करके सारा नोट कर ले। न्यू की वैल्यू निकाल लो वहां से, तो यहां से आपके सामने न्यू की वैल्यू आ गई। न्यू उल्टा करके लिख रहा हूं मैं, न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस थीटा। अगर नीचे लेके आ जाओगे तो यह आ जाएगा के साइन थीटा, कॉस थीटा आ गया तो आ गया के टैन थीटा अपॉन 1 प्लस के। या तो न्यू इससे बड़ा है या तो न्यू इसके बराबर है, या तो बड़ा है या तो बराबर है। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई के टैन थीटा अपॉन 1 प्लस के। ये आ गई मिनिमम फ्रिक्शन को। अगर इससे कम फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा तो रोलिंग तो होगी, अगर इससे कम फ्रिक्शन कोफिशिएंट रहा तो रोलिंग तो होगी, लेकिन वो प्योर रोलिंग नहीं होगी, वो रोलिंग में स्कडिंग फॉरवर्ड होगा। अगर न्यू जो है वो न्यू मिनिमम से कम रहा तो बॉडी रोल तो करेगी लेकिन स्किड भी करेगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे स्लाइड भी करेगा। मतलब ये हो यहां पे मिलेगा आपको रोलिंग विथ स्किडिंग या स्लिपिंग फॉरवर्ड, जो बोले रोलिंग विथ स्लिपिंग फॉरवर्ड। तो ये कैसे रोलिंग स्लिपिंग फॉरवर्ड का, न्यू अगर ग्रेटर देन न्यू मिनिमम रहा तो, अब इससे ज्यादा है तब तो सफिशिएंट फ्रिक्शन है रोलिंग के लिए, तो प्योर रोलिंग। और न्यू बराबर 0 रहा तो, अगर सोचो न्यू 0 मतलब फ्रिक्शन नहीं तो mg का तो टॉर्क मिलेगा नहीं, फ्रिक्शन खत्म तो फिर तो कोई टॉर्क प्रोवाइड करने वाला रहेगा ही नहीं। तो जब टॉर्क मिलेगा नहीं तो बॉडी रोल क्यों करेगी,
ट्रांसलेट करेंगे सिर्फ, तो यहां पे हो जाएगा प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन, न्यू मिनिमम से बड़ी प्योर रोलिंग, मिनिमम से कम तो रोलिंग विद स्टीयरिंग फॉरवर्ड। इसका मतलब हो गया कि पॉइंट रोल तो करेगी, बॉडी नीचे आएगी रोल करते हुए, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे स्लाइड भी करेगा, रेस्ट में नहीं होगा। और न्यू जीरो मतलब अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है तो न्यू जीरो मतलब क्या हो गया, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। तो अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है मेरे भाई, तब तो टॉर्क फ्रिक्शन रहेगी नहीं, तो कोई टॉर्क देने वाला रहेगा नहीं, तो रोटेशनल मोशन होगी नहीं, तो ट्रांसलेटरी मोशन होगी सिर्फ, तो प्योर ट्रांसलेशन। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हमने रोलिंग में एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच चुके हैं। रोलिंग में हमने काफी कुछ चीजें सीखी, रोलिंग की कुछ कहानियां और भी हैं, मैं कुछ और वीडियोस अपलोड करूंगा, उसमें सुनाऊंगा आपको। लेकिन मोटा मोटी तौर पे जो क्रक्स है रोलिंग का, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप तक पहुंचा दिए मैंने। किसी किस्म की परेशानियां हो रही हो तो आप मुझे हमेशा कहता हूं मैं, फीडबैक कमेंट्स मुझे बताएं, मैं जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।